दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। हालांकि राजनीतिक चर्चाएं इस समय जोरों पर है बिहार को लेकर, लेकिन आज मैं बात करूंगा इतिहास के झरोखों में जाकर। हैदराबाद रियासत के किस्से आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर किस तरह से और कितने दबाव के साथ गुजरात की जूनागढ़ रियासत अंततः भारत में मिलने को मजबूर हुई। क्या कदम उठाने पड़े भारत को, कैसी सूझबूझ दिखाई सरदार पटेल ने, और क्या यहाँ पर भी नेहरू की मंशा साफ नहीं थी। दोस्तों सबको पता है कि जब भारत में का विभाजन हुआ तो 3 रियासतें ऐसी थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये तीनों भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। कश्मीर के राजा के मन में भी कुछ संशय था और हैदराबाद तो तैयार था ही नहीं और जूनागढ़ भी तैयार नहीं था। लेकिन अंततः एक सैन्य कार्रवाई के बाद 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हुआ। यहां पर भी नेहरू ने एक सैद्धांतिक सा सवाल उठाया। पता नहीं उसके पीछे मंशा क्या थी नेहरू की, ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि घटना पूरी क्या थी। सबसे पहले मैं आपको इतिहास बताना चाहूंगा कि जूनागढ़ का इतिहास क्या है। ऐतिहासिक रूप से यदि देखा जाए तो मौर्य वंश, गुप्त वंश और सोलंकी राजवंशों का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा है जूनागढ़ रियासत पर। और यदि मैं आबादी की बात करूं तो जिस वक्त भारत का विभाजन हुआ उस वक्त जूनागढ़ में 87.39% हिंदू आबादी थी, जबकि 12.21% मुस्लिम आबादी थी। स्वाभाविक है कि ये 87.39% जो हिंदू आबादी है वो जूनागढ़ का विलय ये चाहती थी कि भारत में होना चाहिए, जबकि ये जो 12.21% मुस्लिम आबादी थी ये चाहती थी कि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में होना चाहिए। जूनागढ़ 2 मंदिरों के लिए बहुत विख्यात था। एक वहां पर था प्राचीन जैन मंदिर, और कहते हैं कि 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी ने मोक्ष की प्राप्ति करी थी। ये एक गिरनार चोटियों पर था यह मंदिर, और पूरे देश के जैन समुदाय के लिए ये श्रद्धा का केंद्र था। और देश भर के जैन समुदाय के लोग गिरनार पहाड़ियों पर स्थित इस जैन मंदिर के दर्शन के लिए जाया करते थे। खास बात यह थी कि श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन ये दोनों ही वर्गों के लिए ये गिरनार का जो जैन मंदिर है ये श्रद्धा का केंद्र था, और दोनों ही समुदाय इस मंदिर में जाया करते थे। और हिंदुओं के लिए तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर वहां पर था ही, और वो था कौन सा मंदिर? सोमनाथ मंदिर, जिसमें एक शिलापट लगा हुआ है समुद्र की ओर। वो सोचिए आप किस जमाने का शिलापट लगा हुआ है, और कहा गया है कि इस दिशा की ओर अब जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। और आज का विज्ञान भी ये कहता है कि सोमनाथ मंदिर से
जो वो तीर का निशान लगा हुआ है, जो शिलापट बना हुआ है कि इस दिशा में कोई जमीन का टुकड़ा देंगे, वहां अभी तक की जानकारी के हिसाब से दुनिया के अंत तक सिर्फ पानी पानी और पानी ही है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। तो यह सोमनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत श्रद्धा का केंद्र था। इसके अलावा गिरनार के जंगल शेर प्रजाति के लिए भी बहुत जाने जाते थे और यहाँ के जो उस वक्त शासक थे उनका नाम था नवाब मोहम्मद महावत खान। इनका हालांकि शौक था कुत्ते पालना, लेकिन नवाब मोहम्मद महावत खान शेरों के लिए भी थोड़ा सा प्रयत्नशील रहते थे कि शेरों की प्रजाति को लुप्त होने से बचाया जाए। और यही नहीं, इन्होंने गायों की प्रजाति को, देशी गायों के, गिरनार गायों की प्रजाति को बचाने के लिए भी प्रयत्न किया, यह भी स्वीकार करना होगा। लेकिन नवाब मोहम्मद महावत खां का जो असली शौक था वो कुत्ते पालने का शौक था। 2000 कुत्ते उनके अपने किले में पलते थे। कुत्तों के रहने के लिए बड़ी आलीशान व्यवस्थाएं थी उनके किले के अंदर। और खास बात यह है कि वो कुत्तों की शादियां भी कराया करते थे। और एक शादी तो उन्होंने बड़े धूमधाम से करी थी। और उस कुत्ते की शादी में जूनागढ़ रियासत में शादी की खुशी में 3 दिन की छुट्टियां भी घोषित करी गई थी। और उस वक्त के इंग्लैंड के एक उप उच्चायुक्त और एक वायसराय को भी जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद खान ने आमंत्रित किया था। हालांकि वो शादी में गए नहीं थे, लेकिन इस कुत्ते की बारात जूनागढ़ की राजधानी की सड़कों पर बड़ी धूमधाम से गुजरी थी। सड़क के दोनों ओर लोगों का हजूम था, क्योंकि वो राजा के इस प्यारे से कुत्ते की शादी को देखने के लिए सड़कों के दोनों ओर एकत्रित हुए थे। और उस कुत्तों की बारात का नेतृत्व वहां जूनागढ़ के रियासत के नवाब मोहम्मद महावत खान के अंगरक्षक कर रहे थे। तो यह इनका शौक था। गायों को भी बचाना चाहते थे, गिरनार गायों को, ये देशी गाय होती थी। शेरों को भी प्रयत्नशील थे, लेकिन कुत्ते इनका सबसे बड़ा शौक थे। अब जब भारत और पाक का विभाजन हुआ और जिस वक्त जूनागढ़ के भविष्य पर चर्चा हो रही थी कि जूनागढ़ किधर जाएगा, भारत की तरफ या पाकिस्तान की तरफ, उस वक्त जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खान यूरोप घूमने के लिए गए हुए थे और उनके राज्य के दीवान थे कादिर हुसैन। मैं आपको जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भी बता दूं। वो जूनागढ़ 3 ओर से भारत से घिरा हुआ था। मतलब उसके पास, यदि हम जूनागढ़ को अलग करके देखें तो भारत से अलग वो किसी देश से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी कि लैंडलॉक्ड देश था। लैंडलॉक नहीं कह सकते क्योंकि एक दिशा पानी से थी, समुद्र से था। यदि चारों दिशाओं से भारत से जुड़ा हुआ घिरा हुआ होता तो लैंडलॉक कहते। एक तरफ समुद्र से, एक सीमा समुद्र से लग रही थी और 3 सीमाएं, 3 दिशाएं उसकी भारत से लगती थी। स्वाभाविक है
कि यदि हम आबादी के लिहाज से अलग हटकर भी देखें तो जूनागढ़ का भारत में ही विलय उचित था, और यदि जूनागढ़ का विलय पाकिस्तान में होता तो ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय हो सकता था, क्योंकि जूनागढ़ एक तरीके से एक ऐसी जगह पर स्थित होता जो पाकिस्तान से अलग है, जिसकी तीनों दिशाएं भारत से मिली हुई है, और यदि पाकिस्तान चौथी दिशा से भी आता तो वहाँ अपने सैन्य अड्डे भी बनाता, नौसैनिक अड्डा भी बनाता, थल सेना का अड्डा भी बनाता, वायुसेना भी बनाता, वही भारत के लिए दिक्कत होती। और चूंकि जूनागढ़ की 87.39% आबादी हिंदू थी, तो जिस तरीके से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, वही जुल्म जूनागढ़ के हिंदुओं के साथ भी होता। दोस्तों, भारत के विभाजन की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन जूनागढ़ की रियासत औपचारिक रूप से घोषित नहीं कर रही थी कि उसका विलय भारत में होगा या उसका विलय पाकिस्तान में होगा या वो एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेगा। इसी बीच नवाब जो उस समय यूरोप में थे, पता नहीं किन आशंकाओं के चलते उन्होंने राज्य के दीवान, जिनका नाम था कादिर हुसैन, उनको हटाकर शाहनवाज भुट्टो को वहां का दीवान नियुक्त कर दिया। नवाब के बाद दीवान ही दूसरा सबसे शक्तिशाली पद होता था। शाहनवाज भुट्टो भारत विरोधी था, मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत खास था, और संबंध उसके जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत अच्छे थे। शाहनवाज भुट्टो का बेटा जुल्फ अलीकार भुट्टो ही था जो आगे चलकर पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना और जिसको पाकिस्तान के जियाउल हक सरकार ने फांसी के फंदे पर लटकाया। 12 अगस्त को वहां पर उनसे पूछा गया कि भाई बताइए क्या इरादा है, कि आपको भारत के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। लेकिन वहां के नवाब और वहां के दीवान ने कुछ जवाब नहीं दिया और ये कह दिया कि वो फिलहाल विचार विमर्श कर रहे हैं। सरदार पटेल ने अपने 7 अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस दीवान शाहनवाज भुट्टो की नियत में कुछ खोट है, और इसीलिए आज 12 तारीख हो गई है, लेकिन इसने अभी तक भी हमें अपने निर्णय से अवगत नहीं कराया कि मुझे कहाँ रहना है, भारत के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। और 12 सितंबर 1947 को सरदार पटेल ने रक्षा सेनाओं को, रक्षा विभाग को निर्देश दिया किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहे, क्योंकि सरदार पटेल ने अपने अधिकारियों के सामने स्पष्ट कर दिया था कि मुझे जूनागढ़ चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे तो नवाब अपनी मर्जी से भारत में आए, चाहे नवाब जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में आए, और चाहे मुझे सैन्य कार्रवाई करना पड़े, मैं जूनागढ़ का भारत में विलय कराऊंगा। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपनी इच्छा से अवगत करा दिया था
कि मुझे हर हालत में जूनागढ़ चाहिए। जवाहरलाल नेहरू इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि जूनागढ़ के मसले को आप देखोगे और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। और ये सरदार पटेल के दबाव में हुए थे, क्योंकि सबको पता है नेहरू जी को भारत के प्रति कोई इच्छा, कोई श्रद्धा नहीं थी। नेहरू जी के पास एक ही इच्छा थी कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। चाहे आधा और भारत पाकिस्तान में चला जाता तब भी नेहरू जी पर असर नहीं पड़ रहा था। हैदराबाद पाकिस्तान में चला जाता तब भी नेहरू जी पर कोई असर नहीं था। पूरा कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता तब भी उन पर असर नहीं था, क्योंकि नेहरू जी का भारत से कोई संबंध नहीं था। लेकिन जब सरदार पटेल ने कहा कि जूनागढ़ के मामले को मैं देखूंगा और आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करोगे, तब नेहरू पटेल की इस दृढ़ निश्चय के आगे नेहरू को झुकना पड़ा और नेहरू ने कहा कि सही जूनागढ़ का फैसला भी आप करोगे। आखिरकार 12 नवंबर को तो भारत सरकार ने पूछा, सरदार पटेल ने अपने अधिकारियों को भेजा, लेकिन शाहनवाज भुट्टो ने कहा विचार कर रहे हैं। और 13 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी, 13 अगस्त 1947 को। ये 12 अगस्त 1947 को उन्होंने मना करा, 13 अगस्त 1947 को उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हम पाकिस्तान में विलय करेंगे जूनागढ़ की रियासत का। उधर 13 तारीख को ही, 13 अगस्त को ही सरदार पटेल ने एक और रक्षा विभाग से कह दिया था कि सेना तैयार रहे, और दूसरी ओर खाद्य सामग्री, पेट्रोल, कोयला, इस सब की आपूर्ति को रोक दिया था कि जूनागढ़ को ना कोयला जाएगा, ना कोई खाद्य सामान जाएगा, और ना कोयला और पेट्रोल जाएगा, क्योंकि जमीन के रास्ते जाता था, तीनों दिशा भारत के पास थी। जब 13 तारीख को उन्होंने घोषणा कर दी औपचारिक रूप से कि हम यहां नहीं मिलेंगे, तब सरदार पटेल ने अधिकारियों के साथ बैठक करी और उन्होंने अंततः यह तय करा कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, कुछ भी हमें कार्रवाई करनी पड़े, लेकिन मैं जूनागढ़ को किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में नहीं जाने दूंगा। पाकिस्तान में इस स्थिति से वाकिफ था कि नेहरू तो आसानी से मान जाएंगे, जिन्ना को अच्छी तरह मालूम था कि नेहरू को इस बात से कोई मतलब नहीं है कौन भारत में आएगा और कौन भारत में नहीं आएगा। उन्हें तो बस प्रधानमंत्री पद की शपथ लेनी है कि मैं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन सरदार पटेल को लेकर तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान बिल्कुल निश्चित थे कि भाई ये आदमी किसी भी हद तक टकराव तक जा सकता है और इतना आसान नहीं है कि ये जूनागढ़ को मिलने दे। इसलिए हालांकि शाहनवाज भुट्टो ने 13 अगस्त को औपचारिक ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय होगा, लेकिन लियाकत अली खान ने इस प्रस्ताव को लटकाए रखा। उन्हें यह आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो सरदार पटेल ऐसी जिद पकड़ लें कि जूनागढ़ पर तो सैन्य आक्रमण हो गई होगा, कहीं पाकिस्तान भी किसी चपेटे में ना जाए, और इसलिए उन्होंने जूनागढ़ के इस प्रस्ताव को लंबित रखा और स्वीकार नहीं किया। ये करते करते आखिरकार सितंबर का महीना आ गया। सितंबर के महीने तक हालात थोड़े से, जब पाकिस्तान ने देखे कि भारत ने हालांकि सेनाओं को तैयार रहने का निर्देश दिया है, कुछ टुकड़ियां भी इसके चारों ओर लगा दी गई है, कुछ और भी अंदरूनी कार्रवाइयां कर रही थी,
और सरदार पटेल ने अधिकारियों को कुछ ऐसी तैयारियां करने के निर्देश दिए थे कि जो जूनागढ़ के अंदर के छोटे छोटे कस्बे हैं, जिले हैं, तालुके हैं, उस समय तालुके कहा जाता था, और जब पूरी तरीके से हिंदू बहुल है, वहाँ के लोगों से बात करो और वहाँ के लोगों के बिहाफ पर हमें जूनागढ़ के नवाब के दरबार में अपने लोगों के भेजने की व्यवस्था करो, जो ये मांग करने के लिए जाएगी कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में विलय चाहते हैं। 13 अगस्त को हिंदू जनता ने जूनागढ़ की ये एक पत्र सौंपा जूनागढ़ के दीवान को कि हम किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते और आप जूनागढ़ का विलय भारत में कर दें। ये 13 अगस्त को सौंपा, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और अंततः 13 सितंबर को विलय की घोषणा हो गई। अब सरदार पटेल ने 18 सितंबर 1947 को बीपी मेनन को हैदराबाद भेजा। ये लास्ट एफर्ट था सरदार पटेल का। उन्होंने कहा कि आप जाओ और नवाब से बात करो और वहां के दीवान शाहनवाज भुट्टो से बात करो। आखिरकार वहां पहुंच गए, 18 तारीख को वो जूनागढ़ पहुंच गए, लेकिन नवाब महाबत मोहम्मद खान ने ये कहते हुए बीपी मेनन से मिलने से इनकार कर दिया, जो कि सरदार पटेल के दूत के रूप में गए थे, कि मेरी तबीयत खराब है और मैं आज आपसे मुलाकात नहीं कर सकता। उन्होंने उनके बेटे से आग्रह करा, जो फिलहाल उस समय वहाँ का शहजादा था, कि भाई सरदार पटेल के दूत आए हुए हैं, बीपी मेनन, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा भाई मैं आज क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ और मैं क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहूंगा और मैं इसलिए सरदार पटेल के दूत से मुलाकात नहीं कर सकता। आखिरकार ना चाहते हुए भी बीपी मेनन, जो सरदार पटेल के दूत थे, उन्होंने जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो से मुलाकात करी और उनसे कहा कि सरदार पटेल की इच्छा से अवगत करा दिया और ये बता दिया कि जूनागढ़ का स्वाभाविक जो भौगोलिक स्थिति है वो भारत के पक्ष में, क्योंकि उसके पाकिस्तान में सीमा नहीं मिलती, इसलिए पाकिस्तान में विलय का कोई औचित्य नहीं है। और यदि हम जनता के नजरिए से भी देखें तो राउंड अबाउट 88% पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन है, इसलिए जूनागढ़ का विलय हर हालत में होगा और भारत में ही होगा। लेकिन शाहनवाज भुट्टो ने साफ साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि जूनागढ़ का विलय भारत में नहीं होगा, पाकिस्तान में होगा। बीपी मेनन वापिस लौटे और उन्होंने सरदार पटेल को अपनी भावनाओं से अवगत करा दिया। उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई थी, क्योंकि जूनागढ़ जैसी छोटी रियासत के नवाब ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मेरी तबीयत खराब है। और उससे भी ज़्यादा भावनाएं आहत तब हुई जब उसके शहजादे ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा और मैं नहीं मिलूंगा। उनके सरदार पटेल के साथ बैठक हुई और तब सरदार पटेल ने यह निश्चय करा कि अब अंतिम कार्रवाई की तैयारी करो और उन्होंने रक्षा विभाग को स्पष्ट कहा, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, क्योंकि जूनागढ़ की एक सीमा समुद्र से मिलती थी, तो उन्होंने तीनों सेनाओं को तैयार रहने कहा, रक्षा विभाग से कहा कि तीनों सेना तैयार रहें, क्योंकि सरदार पटेल पहले ही कह चुके थे
मुझे जूनागढ़ चाहिए। और उन्होंने अपने भावनाओं को जूनागढ़ तक पहुंचा दिया। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महावत खां को साफ संदेश भेज दिया गया कि अंजाम बुरा होगा, या तो जूनागढ़ का विलय भारत में होगा और वरना तुम्हारी गद्दी छीन ली जाएगी और भारत वहां पर सैन्य कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान चिंतित था, लियाकत अली खान चिंतित थे। अंततः लियाकत अली खान ने भी इस बात में परेशानी महसूस करना शुरू कर दिया था, यदि मैं विलय के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूं तो कहीं ऐसा ना हो कुछ और दिक्कतें खड़ी हो जाए। इसी बीच जूनागढ़ के दीवान लियाकत अली खान ने 18 तारीख को नहीं 13 सितंबर को एक पत्र लिखा लियाकत अली खान को और कहा कि हमें भारतीय भेड़ियों से बचाया जाए, आप हमारी सैन्य मदद करें। यानी कि शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान से सैन्य हस्तक्षेप करने को कहा। उनसे कहा कि आप तत्काल पाकिस्तानी फौजों को जूनागढ़ भेज दें, जिससे यदि सरदार पटेल जूनागढ़ पर आक्रमण करते हैं तो पाकिस्तान की फौजें हमारी सुरक्षा कर सकें और हमारा विलय सुरक्षित रूप से पाकिस्तान में हो जाए। लेकिन शायद जूनागढ़ का नवाब महावत मोहम्मद खां को सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और ताकत का अंदाजा नहीं था। यह अंदाजा लियाकत अली खां को था और इसीलिए लियाकत अली खां विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करने से में संकोच कर रहे थे और उन्हें लंबित रखा हुआ था। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खां को एक पत्र लिख दिया और उस पत्र में लिखा, हाँ ये बात सच है कि जूनागढ़ के नवाब को यह अधिकार है कि वो चाहे भारत के पक्ष में रहे और चाहे पाकिस्तान के पक्ष में रहे, में विलय करें, ये उनका अधिकार है। मैं इस अधिकार को स्वीकार करता हूं, लेकिन जूनागढ़ की जनता की भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से जवाहरलाल नेहरू का यह पत्र आपत्तिजनक था, क्योंकि जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति भारत के मुफीद थी। जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय भारत के लिए खतरा था। लेकिन उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खां को एक पत्र लिख दिया कि मैं नवाब के इस अधिकार को स्वीकार करता हूं, जबकि नवाब के इस अधिकार को सरदार पटेल स्वीकार नहीं करते थे। यह बात सरदार पटेल को पता लग गई थी। नेहरू ने पत्र लिखा। बात को एडजस्ट करने के लिए बस नेहरू जी ने यह लिख दिया था कि जनता की भावनाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने ऐसी कोई दृढ़ इच्छा नहीं दिखलाई कि हमें हर हालत में जूनागढ़ चाहिए, कि हर हालत में जूनागढ़ का विलय भारत में होगा, कि पाकिस्तान को चेतावनी नहीं दी गई कि आप कोशिश मत करना, जूनागढ़ का विलय भारत में होगा। लेकिन जब पानी सिर से गुजर गया और तीनों सेनाएं जूनागढ़ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुई, तब पाकिस्तान से संदेश आया नवाब मोहम्मद महावत खां के पास, समय नहीं है तुम्हारे पास, हम नहीं पहुंच सकते तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि भारत की सेनाओं ने जूनागढ़ को चारों ओर से घेर रखा है और भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना तैयार हैं। यदि हमने पाकिस्तान जूनागढ़ की ओर कूच करने का निर्णय करा, भारी खून खराबा होगा, तुम अपनी जान को बचाओ, जूनागढ़ को भूल जाओ। ये लियाकत अली खान ने संदेश भेजा जूनागढ़ के नवाब के पास कि तुम जितनी जल्दी हो सके अपनी संपत्ति, अपनी नकदी और अपनी पत्नियों को लेकर
और अपना प्रिय सामान लेकर जूनागढ़ छोड़ दो, अन्यथा किसी भी वक्त भारत की सेनाएं जूनागढ़ पर कब्जा कर सकती है और उस परिस्थिति में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और यदि तुम गिरफ्तार कर लिए गए तो तुम्हारा पूरा शेष जीवन भारत की जेल में बीतेगा, क्योंकि सरदार पटेल बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं और वो उनके इरादे बहुत मजबूत हैं और उनका मुकाबला ना हम कर सकते हैं ना तुम कर सकते हो। तब नवाब मोहम्मद महावत खां के सामने एक ही रास्ता था कि जूनागढ़ को छोड़कर भागो। इधर भारत ने, सरदार पटेल ने कहा कि सैन्य कार्रवाई शुरू करो, और उधर आनन फानन में पाकिस्तान की सहायता से नवाब मोहम्मद महावत खां ने एक चार्टर प्लेन अरेंज करा, अपने तमाम नकदी, हीरे जवाहरात, सोना भरा, अपनी सारी बेगमों को जहाज में बैठाया और अपने प्रिय कुत्तों को भी जहाज में बैठाया और जूनागढ़ की जनता को और शाहनवाज भुट्टो जो दीवान था उसको भी छोड़कर जूनागढ़ से भाग गया। जूनागढ़ से 325 किलोमीटर दूर पड़ता है कराची, और उसका जहाज कराची जाके उतरा। इधर वो भागा और इधर भारतीय सेनाओं ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया और जूनागढ़ में राजकोट सहित तमाम उसके जितने भी बड़े ज़िले थे, जितने बड़े तालुके थे, वहाँ भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और भारतीय कमांडर ने घोषणा कर दी। एक घोषणा करी उन्होंने 9 नवंबर 1947 को कि पूरे जूनागढ़ पर भारत की सेनाओं का कब्जा है, जूनागढ़ भारत के अधीन है, भारत की सेनाओं का अधीन है। और तब अंत में शाहनवाज भुट्टो जो दीवान था, उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उसने कहा कि मैं अब, जब जूनागढ़ पर भारत की सेनाओं का कब्जा हो चुका है, भारतीय कमांडर जिनका नाम, यदि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, शायद गुरुबख्श सिंह था, ये मैंने कहा कुछ मुझे संदेह है, गुरुबख्श सिंह शायद उस समय वो भारतीय सेना के कमांडर थे जिन्होंने राजकोट पर जूनागढ़ पर कब्जा किया था। तब शाहनवाज भुट्टो ने कहा कि मैं इस खून खराबे को रोकने के लिए, हालांकि ये वो बहाना था, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था, मैं अब पाकिस्तान में विलय के जूनागढ़ के रियासत के प्रस्ताव को रद्द करता हूँ। जूनागढ़ के नवाब जूनागढ़ को छोड़कर पाकिस्तान में शरण ले चुके हैं और मैं भारत में विलय की सहमति प्रदान करता हूँ। और इस तरीके से 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। हालांकि यहाँ पर फिर जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि हमने सैन्य कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन हम जनता की भी इच्छा जानना चाहते हैं। क्या जवाहरलाल नेहरू को ये बुरा लग रहा था कि जूनागढ़ भारत में आ गया? क्या जवाहरलाल नेहरू जूनागढ़ के जनमत संग्रह की आड़ में कश्मीर पाकिस्तान को देना चाहते थे? ये सोचने का विषय है, ये संदेह का विषय है। और ये दोनों प्रश्न मैं आप सब मित्रों के ऊपर छोड़ता हूँ कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने जब ये कहा कि हालांकि हमारा कब्जा हो गया है लेकिन हम जनमत संग्रह कराएंगे, क्या जवाहरलाल नेहरू की नियत में खोट था? क्या वो इस जनमत संग्रह की आड़ में कश्मीर जिन्ना को सौंपना चाहते थे, शेख अब्दुल्ला को सौंपना चाहते थे? इस पर आप निश्चित विचार करें। फिलहाल अंततः भारतीय सेना के अदम्य साहस, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण जूनागढ़ का नवाब भागा। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो को भारत के दबाव के आगे झुकना पड़ा
और दोस्तों इस तरीके से जूनागढ़ रियासत का 9 नवंबर 1947 को भारत में विलय हुआ। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।